हेलो। एनसीईआरटी इंच बाय इंच में आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है जो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, मेल के केस में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन, और फीमेल के केस में ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक। नेक्स्ट जो टर्म लिखा हुआ है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला टर्म लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल में या यूट्राइन वॉल में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू यूट्राइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, अटैचमेंट से ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है इम्बेडेड। ठीक है, अगला टर्म लिखा हुआ है जेस्टेशन, जिसका मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर टर्म लिखा हुआ है पार्चुरेशन, जिसका मतलब होता है डिलीवरी ऑफ नियोनेट या बेबी। ठीक है, चलो फिर इसी पैराग्राफ के लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि भाई जो मेल होता है उसमें क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है ओल्ड एज में भी, बट इन केस ऑफ फीमेल ओवम फॉर्मेशन जो है वो सीज हो जाता है वुमेन्स में अराउंड द एज ऑफ 50, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीनोपॉज, है ना। आगे मीनोपॉज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मेल में क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यूस रहता है, लेकिन फीमेल में अराउंड 50 जो है ओवम का फॉर्मेशन या गैमीट का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की गई है, और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? पेल्विस रीजन में। ठीक, क्या क्या इंक्लूडेड होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस, और साथ में एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, टेस्टिस कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं स्कॉटम। स्क्रॉटम जो है वो हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑफ लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर? 2 to 2.5 लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और ये लो टेम्परेचर जो है वो नेसेसरी है किसके लिए? इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक, टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप होता है, और इसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक, चलो, और हर टेस्टिस में क्या होता है? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, चलिए, और हर लोब्यूल में क्या है? 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का प्रोडक्शन। ठीक, तो हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल होते हैं। ठीक, पहला होता है मेल जर्म सेल, या जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा होता है सर्टोली सेल। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें तो क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, और फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। और सर्टोली सेल का काम होता है कि वो क्या करता है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है कि डेवलपिंग स्पर्म सेल को। ठीक है, रीजन आउटसाइड द सबनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, सबनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर या इनके बीच में जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल्स। और यही लेडिक सेल का काम होता है कि ये सिंथेसिस करते हैं और सेक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोजन, या फिर मेन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हर टिश्यू में अपने इम्यून कॉम्पिटेंट सेल होते हैं। ठीक है, चलो डायग्राम में अगर एक बार हम देख लें तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, टेस्टिस दिख रहा है, उधर टेस्टिस के कुछ सेक्शन दिख रहे हैं जिसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिख रहे हैं। रेटे टेस्टिस, वैसा फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस,
और वेस डिफरेंस, ये सब मिलके बनाते हैं एसेसरी डक्ट्स। फिर कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बाद में वो कनेक्टेड होते हैं किससे, यूरेथ्रा से, जो किसमें आ रहा है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसको हम बोलते हैं पेनिस, और उसका आउटर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, और ग्लैंड पेनिस की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोरस्किन। ठीक है, चलो। मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन से हो गए, रेटिटेस्टिस, वेसा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वेस डिफरेंस। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो ओपन होती है किसमें, वेसा एफरेंशिया में, किसके थ्रू, रेटिटेस्टिस के थ्रू। और वेसा एफरेंशिया ओपन होता है किसमें, एपिडाइडमिस में, जो लोकेटेड है कहाँ पर, पोस्टीरियर सरफेस पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ ईच टेस्टिस। ठीक, फिर एपिडाइडमिस लीड करता है इसको, वेस्ट डिफरेंस को, जो असेंड करता है कहाँ तक, एब्डोमेन तक, और एक लूप का फॉर्मेशन करता है ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, और इसी वेस्ट डिफरेंस के जो टर्मिनल पार्ट जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, वहां पर क्या कनेक्ट होता है, सेमाइनल वेसिकल। ठीक, और सेमाइनल वेसिकल और एम्प्यूला पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस मिलके बनाते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और ये किससे मिलके बना है, सेमाइनल वेसिकल से और एम्प्यूला ऑफ वेस्ट डिफरेंस से। ठीक है, चलिए। These ducts store and transport sperm from testes to outside through urethra। तो ये जो एसेसरी डक्ट्स है ये क्या करती हैं, ये स्पर्म को स्टोर करती है, मेनली एपिडाइडमस स्टोर करता है, और स्पर्म के पैसेज के लिए पाथ भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, यूरेथ्रा का ओरिजिन कहाँ से होता है, यूरिनरी ब्लैडर से होता है, और एक्सटेंड करता है कहाँ तक, थ्रू द पेनिस, और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मैटिस, इसीलिए मीटस, यूरेथ्रल मीटस। मेल के केस में जो यूरेथ्रा है वही क्या है, कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड स्पर्म, इसीलिए इसको यूरोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, यूरेथ्रा को इन केस ऑफ मेल क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। चलो, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, कहते हैं ये सेक्शनल व्यू है किसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। इसमें सर्टोली सेल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और क्या दिख रहे हैं, ये एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, इसके अंदर ही क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जिसमें स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये रहा स्पर्मेटोजोआ। और ऐसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल है, ये वाले सेल, इनको हम क्या कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। ठीक है, चलो। पेनिस जो है वो क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, और ये कुछ स्पेशल टिश्यू से बने होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, इरेक्शन में, और फैसिलिटेट करते हैं किसको, इंसेमिनेशन को। ठीक है, एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस क्या कहलाता है, ग्लैंड पेनिस, और उसकी कवरिंग को क्या कहते हैं, फोरस्किन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनका नाम है सेमाइनल वेसिकल, जो पेयर में होती हैं, है ना, और सिंगल ग्लैंड जो होती है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट, और एक और पेयर में ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी ग्लैंड का नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, और इन ग्लैंड का जो सेक्रीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा, इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सेक्रीशन होता है उसमें मेनली म्यूकस होता है, और म्यूकस हेल्प करता है किसमें, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो एसेसरी ग्लैंड का जो सेक्रीशन है वो क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा, और सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म सेल मिलके बनाता है क्या, सीमन।
चलो, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक पेयर ऑफ ओवरीज, इसके साथ साथ क्या होंगे, पेयर ऑफ ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये सभी लोकेटेड कहाँ पर है, पेल्विक रीजन में, जैसे कि मेल में पढ़ा था हमने। ठीक, इन सब के अलावा फीमेल के केस में क्या होता है, एक पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी होता है। और ये मेमोरी ग्लैंड जो है, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं किसको, प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में। ठीक है, चलो, तो फीमेल के केस में ओवरीज जो है वो क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, मेल के केस में टेस्टिस थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वैसे ही फीमेल के केस में ओवरीज होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमीट मतलब ओवम, और सेक्रेट करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिनको हम बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स, जैसे कि इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, रिलैक्सिन, इनहिबिन, ये सारी चीजें होती है। ठीक, चलो, कहाँ पर लोकेटेड होती है, लोअर एब्डोमेन में। ठीक, टेस्टिस की साइज की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और ये कनेक्टेड होती है किससे, पेल्विक वॉल्व से, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ओवरी कनेक्टेड है किससे, पेल्विक वॉल से भी और यूटरस से भी, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक, और ओवरी कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम से, जो एनक्लोज करती है ओवरियन स्ट्रोमा। तो बेसिकली जो स्ट्रोमा है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये ओवरी है, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, इनर पार्ट को हम लोग बोलेंगे मेडुला और आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट को क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को मेडुला। चलिए आगे बढ़े। ये क्या डायग्राम दिखा रखा है आपको फीमेल फेल्विस का, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट मेंशन है, जैसे कि यूट्रस दिख रहा है आपको, यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, ठीक है, लेविया या लेबियम माइनोरा, लेवियम मेजोरा, और वेजाइनल ओपनिंग या ओरिफिस। लेबियम मतलब क्या होता है, लिप्स। ठीक है, और इधर दिख रहा है क्या आपको, सर्विक्स, ठीक, रेक्टम, वेजाइना और एनल्स। चलो, ये नेक्स्ट जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को ही एनसीईआरटी ने क्या कहा है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक, फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, कहाँ से कहाँ पर है, पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। ठीक, और इसके पार्ट की बात करें तो उसमें फनल शेप इनफंडिबुलम होता है, और इनफंडिबुलम में क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं फिम्ब्री। जैसे ये रहा फनल लाइक इनफंडिबुलम, उस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। फिम्ब्री का काम क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक, इसके बाद बात करें तो इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, वाइडर पार्ट आता है, इसको बोलते हैं एम्प्यूला। और लास्ट पार्ट जो है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का, उसको हम बोलते हैं स्थमस। ठीक है, इसमें क्या होगा, नैरो ल्यूमन होता है, और यही स्थमस पार्ट कनेक्ट होता है यूट्रस से। डायग्राम में जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा एम्प्यूला, उसके बाद क्या, स्थमस। तो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। ठीक, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन में ही एम्पुला साइड, एम्पुला साइड क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये स्थमस फाइनली कहाँ कनेक्ट कर रहा है,
यूट्रस से। चलो, यूट्रस कैसा होता है? सिंगल होता है, और यूट्रस को ही क्या कहा जाता है? बॉम्ब, या यूट्रस को ही हिस्टेरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टेरा। ठीक। शेप ऑफ यूट्रस की बात करेंगे तो कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक। और यूट्रस भी सपोर्टेड होता है कुछ लिगामेंट से, जो अटैच्ड होते हैं कहाँ? पेल्विक वॉल से। ठीक। यूट्रस ओपन होता है किसमें? वेजाइना में, थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ठीक है। सर्विक्स की कैविटी को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बनाता है बर्थ कैनाल। क्या बनाता है? बर्थ कैनाल। ठीक। सर्वाइकल कैनाल along with वेजाइना। चलो, वॉल्स ऑफ यूट्रस की बात करें तो उसमें क्या होते हैं? थ्री टाइप की लेयर्स होती हैं, जिसको आउटर वाली जो होती है एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल में जो होती है, और वो क्या होती है? लेयर ऑफ स्मूथ मसल, जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायो मतलब ही क्या होता है? मसल्स। ठीक। और जो इनर वाली होती है वो कैसी होती है? ग्लैंडुलर होती है। ठीक। उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये थ्री बेसिकली क्या है? लेयर्स हैं यूट्राइन वॉल की। ठीक। और एंडोमेट्रियम ही क्या करेगी? लाइनिंग बनाएगी इसकी यूट्राइन कैविटी की। चलो, और यही एंडोमेट्रियम जो है, इसी में क्या होते हैं? साइक्लिक चेंज होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक। और मायोमेट्रियम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी या पार्चुरेशन। ठीक। चलो, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो उसमें क्या होता है? मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। ठीक। मोनस प्यूबिस एक कुशन होता है फैटी टिश्यू का, जो स्किन से कवर्ड होता है और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। ठीक। लेबिया मेजोरा एक फ्लैशी फोल्ड है। ठीक है। जो एक्सटेंड करते हैं कहाँ तक? मोनस प्यूबिस तक। मोनस प्यूबिस से पूरे वेजाइनल ओपनिंग तक। ठीक। फिर उस लेबिया मेजोरा के अंदर ही पेयर्ड लेबिया माइनोरा होते हैं, अंडर द लेबिया मेजोरा। ये भी किसके सराउंडिंग होंगे? ओपनिंग ऑफ वेजाइना के। ठीक है। ओपनिंग ऑफ वेजाइना जो है पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइमन। ठीक। और एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है कहाँ पर? एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा above द यूरेथ्रल ओपनिंग। इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक। और ये क्लाइटोरिस होमोलॉगस स्ट्रक्चर होता है मेल में पेनिस के। ठीक है। चलो, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो हाइमन है वो टीयर कर जाती है या टॉर्न हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस या फर्स्ट इंटरकोर्स, और इसीलिए पहले माना जाता था हाइमन को साइन ऑफ वर्जिनिटी। लेकिन बाद में साइंटिस्ट इसको ऐसा कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ वुमेन में क्या होता है? हाइमन परसिस्ट करती है आफ्टर कोइटस भी, और कुछ वुमेन में क्या होता है कि वो साइकिलिंग या सडन फॉल या किसी जॉल्ट, है ना, या वेजाइनल टेम्पन, है ना। वेजाइनल टेम्पन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो सैनिटरी पैड की जगह इस्तेमाल होता है ना। और किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने की वजह से भी क्या होता है? हाइमन ब्रेक हो सकती है। ठीक है। तो इस वजह से प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है। चलिए, अब डायग्राम दिया हुआ है मेमोरी ग्लैंड का, उसकी बात कर लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड में बेसिकली क्या होता है? फैट होता है ना, और ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। और इसी ग्लैंडुलर टिश्यू में होते हैं 15 to 20 मेमोरी लॉब्स। 15 to 20 मेमोरी लॉब। और एक लोब में बहुत सारी एल्वलाई होती हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको। ठीक है। कई सारी मेमोरी एल्वलाई होती हैं जिनके अंदर सेक्रेशन होता है मिल्क का। ठीक है। फिर इन मेमोरी
एल्वेलाई से कनेक्टेड होते हैं मेमोरी के ट्यूब्यूल्स, और कई सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके बनाते हैं एक मेमोरी डक्ट। फिर वो कनेक्ट होते हैं मेमोरी एम्प्यूला से, और ये सारे एम्प्यूला आपस में कनेक्ट होके फाइनली बना देते हैं क्या, लैक्टिफिरस डक्ट, जो ओपन होता है निपल के थ्रू, जहां से मिल्क सक्ड होता है। ठीक है, चलो यही सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। पेयर्ड स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड, जिसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है। और ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ एल्वेलाई सेल। ठीक, एल्वेलाई सेल में ही क्या होता है, सेक्रेशन ऑफ मिल्क होता है, जो स्टोर होता है किसमें, ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई में। ठीक, एल्वेलाई ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके बनाती हैं क्या, मेमोरी डक्ट। फिर सेवरी मेमोरी डक्ट्स मिलके बनाती हैं एक वाइडर पार्ट, इसको बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला। और ये मेमोरी एम्प्यूला आपस में कनेक्ट होकर बनाते हैं लैक्टिफिरस डक्ट, जो ओपन होते हैं निपल में, जहां से मिल्क सक्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में बात हो रही है गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल के केस में क्या होता है, ओवरीज। ठीक है, चलिए मेल में बात करें तो जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, स्पर्म को, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, और मेल के केस में ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या एट प्यूबर्टी। ठीक है, चलो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और स्पर्मेटोगोनिया का मल्टीप्लिकेशन होता है माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। ठीक, और स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, और एक स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया सेल को ही क्या कह रहे हैं हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इन्हीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही क्या होगा, मियोटिक डिवीजन या मियोसिस होगा। ठीक है, चलो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, टू इक्वल हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और उसकी वजह से क्या होगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होंगे। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है कि स्पर्मेटिड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, तो आंसर होगा 23। ठीक है, फिर ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस को मिलाकर जो प्रोसेस बनता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, फिर जब ये स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है, तो स्पर्म का जो हेड, जो एम्बेडेड होता है किसमें, सर्टोली सेल में, वहां से फाइनली वो रिलीज हो जाएगा ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ठीक है, चलो अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी वाली एज पे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और कैसे स्टार्ट होता है, क्यों स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है एक हार्मोन की वजह से, जिसका नाम है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, किसका, जीएनआरएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो वो एक्ट करता है कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होकर दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सेक्रेशन करेगी, जिनका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच। ठीक, ये कहाँ से रिलीज होंगी, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक, एलएच एक्ट करता है लेडिंग सेल पर और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
फिर ये एंड्रोजन क्या कराएगा, स्टिमुलेट कराता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, एफएसएच एक्ट करता है कहां पर, सर्टोली सेल पर, और स्टिमुलेट कराएगा सेक्रीशन ऑफ सम फैक्टर जो हेल्प करेंगे किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात कर रहा है ना। स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म बेसिकली क्या, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, एक हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। डायग्राम में आपको दिख रहा है, हेड दिख रहा है, नेक दिख रहा है, मिडिल पीस दिख रहा है और टेल दिख रहा है। ठीक है, और जो स्पर्म की होल बॉडी है वो कवर्ड होती है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये भी क्या आफ्टर ऑल एक सेल है, और सेल कवर्ड होगा किससे, सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक, स्पर्म के हेड रीजन में क्या होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक, और इस हेड रीजन का जो एंटीरियर पोर्शन है वो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक, ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करेंगे किसमें, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। ठीक, मिडिल पीस में क्या होता है, मिडिल पीस में कई सारे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो प्रोड्यूस करेंगे क्या, एनर्जी, और ये एनर्जी हेल्प करेगी मूवमेंट ऑफ टेल में, स्पर्म के मोटिलिटी में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो फिर लिखा हुआ है कि ह्यूमन मेल जो है वो इजैकुलेट करते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस। ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन ह्यूमन मेल जो है वो इजैकुलेट करता है, रिलीज करता है इतने स्पर्म पर इजैकुलेशन। ठीक, जिसमें से जो 60% स्पर्म है वो क्या होता है, नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज के होते हैं, और एटलीस्ट 40% स्पर्म जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो विगरस मोटिलिटी को शो करते हैं, मतलब वो हाइपर मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और टेल रीजन में क्या होता है, फ्लैजला। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, फ्लैजला। ठीक, तो स्पर्म जो है फ्लैजलर मूवमेंट शो करता है। ठीक, स्पर्म रिलीज होगा कहाँ से, सेमनीफरस ट्यूब्यूल से, और ट्रांसपोर्टेड होगा बाय द हेल्प ऑफ एसेसरी डक्ट्स। ठीक, फिर सेक्रेशन ऑफ एपिडाइडमिस, वेस डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये सभी इसेंशियल है किसके लिए, मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं, सीमन, ये हम पढ़ चुके हैं। फंक्शन ऑफ एसेसरी डक्ट की बात करें या ग्लैंड की बात करें तो ये मेनली मेंटेन होते हैं किससे, टेस्टिकुलर हार्मोन या एंड्रोजन, या फिर कह सकते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। तो मेल एसेसरी डक्ट के और ग्लैंड के जो फंक्शन है वो मेंटेन होते हैं किससे, टेस्टिकुलर हार्मोन जो कि है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं oogenesis की। oogenesis स्टार्ट होती है कब, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, तो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है oogenesis, और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी। ठीक है, चलो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल होते हैं, मतलब उगोनिया होते हैं जो एक ओवरी में फॉर्म होते हैं। कोई भी नया उगोनिया आफ्टर बर्थ नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, इन सेल में फिर क्या होता है, डिवीजन होता है, और ये एंटर कर जाते हैं किसमें, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट की प्रोफेज स्टेज में, इसको बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। और यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, टेम्परली अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोफेज की भी डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाते हैं, और इस स्टेज पे इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऊसाइट। ठीक, फिर ये प्राइमरी ऊसाइट जो है वो सराउंडेड होते हैं कुछ ग्रैनुलोसा सेल से, और प्राइमरी ऊसाइट और ग्रैनुलोसा सेल मिलके बनाते हैं जो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये लार्ज नंबर में क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, है ना, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। ठीक, तो इसकी वजह से प्यूबर्टी पर, एट प्यूबर्टी पर क्या होता है, ओनली 60 to 80,000
प्राइमरी फॉलिकुलर सेल रहते हैं। एक ओवरी में एट प्यूबर्टी 60 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सराउंडेड होते हैं कुछ और लेयर से जो बनी होती है ग्रैनुलोसा सेल की, और एक न्यू थीका से। फिर इस फॉलिकल को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल जब कुछ ग्रैनुलोसा सेल से और एक न्यू थीका से सराउंडेड हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक। फिर सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में, जो कि होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी से भरा हुआ, और उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है। और जो थीका लेयर है वो इनर थीका इंटरना और एक आउटर थीका एक्सटर्ना में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और ये जो इंटरना होता है थीका इंटरना, यही सेक्रेशन करता है ईस्ट्रोजन का। ठीक है। और इस स्टेज पे क्या होगा, प्राइमरी ऊसाइड जो है जो टर्शरी फॉलिकल में है वो ग्रो के कंप्लीट कर लेगा अपना पहला मियोटिक डिवीजन। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, टर्शरी फॉलिकल में। और इसकी वजह से क्या होगा, ये अनइक्वल डिवीजन है, इससे एक लार्ज सेकेंडरी ऊसाइड का फॉर्मेशन होगा और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो पोलर बॉडी का बनना इसलिए जरूरी है कि भाई जो सेकेंडरी ऊसाइड है वो कैसा बन जाए, हैप्लॉइड बन जाए, है ना। और अनइक्वल इसलिए जरूरी है कि भाई मेन काम तो इसी सेकेंडरी ऊसाइड का, यही बाद में ओवम या एग का फॉर्मेशन करेगा, तो इस पे ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंडरी ऊसाइड रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी ऊसाइड। ठीक। फिर एक क्वेश्चन पूछा है इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज यही है कि भाई जब इस एग का फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो इसी साइटोप्लाज्म से मिलेगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउटसाइड द मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट। तो वो फर्दर डिवाइड भी कर सकती है और डिजनरेट भी हो सकती है। ठीक है। फिर पूछा है कि जो फिर कह रहा है कि वो टर्शरी फॉलिकल जो है उसमें चेंजेस होंगे और फाइनली वो मैच्योर होकर बना देता है ग्राफियन फॉलिकल। तो मैच्योर टर्शरी फॉलिकल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल। एक साइंटिस्ट थे डी ग्राफ, डी ग्राफ उनके नाम पर ही इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। सेकेंडरी ऊसाइट में एक न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक। फिर ग्राफियन फॉलिकल में ही क्या होगा, रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और रिलीज करता है किसको, सेकेंडरी ऊसाइट को, जिसको हम बोलते हैं ओवम। और यहाँ से फिर क्या है, ये ओवरी से ओवम रिलीज हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है। फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्या क्या मेजर डिफरेंस है बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। तो पहला तो ये है कि भाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एट प्यूबर्टी स्टार्ट होता है और oogenesis बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। oogenesis में क्या होता है कि टेम्परेरी अरेस्ट हो जाता है मियोटिक डिवीजन, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या कंटिन्यूस डिवीजन चलता है। ठीक। फिर उन्होंने क्या है कि एक डायग्राम दे रखा है जिसमें उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को और oogenesis को शो कर रखा है। ठीक। प्यूबर्टी पर स्टार्ट हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया ने बनाया प्राइमरी ऊसाइट, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे फिर फाइनली बने स्पर्मेटेड और वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। ठीक। oogenesis में बात करें तो पहले उगोनिया, उगोनिया में हुआ माइटोसिस, उसके बाद फाइनली बना क्या, प्राइमरी ऊसाइट। और यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट कब होता है, कंप्लीट होता है टर्शरी फॉलिकल में जाकर। ठीक है। फिर बना क्या, सेकेंडरी ऊसाइट बन जाता है इसी से टर्शरी फॉलिकल में। ठीक। और यही बाद में फाइनली क्या बनाएगा, ओवम। ठीक है। तो इतना प्रोसेस किस में चल रहा है, प्राइमरी साइट तक या प्राइमरी फॉलिकल तक फीटल लाइफ में, और बाकी का प्रोसेस बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। तो ये जो प्राइमरी साइट कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी साइट में, ये प्रोसेस कब हो रहा है, एट प्यूबर्टी। ठीक है। चलो क्रोमोसोम नंबर भी ध्यान रखना, किस में कितने क्रोमोसोम होते हैं। मसलन स्पर्मेटोगोनिया में 46 है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितना है, 23 है। तो वैसे ही सेकेंडरी ऊसाइट में कितना है, 23। ठीक। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में बात कर रहा है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की,
मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स में चलती है। ठीक है, प्राइमेट्स में इंक्लूडेड होते हैं मंकी, एप्स और ह्यूमंस। ठीक, और इसी रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मिनार्क। ठीक, ह्यूमंस में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन जो है वो रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल ऑफ 28 से 29 डेज तक। ठीक, और साइक्लिक इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में रिलीज होता है ओवम, उसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। तो जरा डायग्राम में देख लेते हैं इसको। ये डायग्राम दे रखा है 28 से 29 डेज तक का, जिसका पहला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग पार्ट, जिसमें ब्लड और एपिथेलियल सेल रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। और फिर होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज को हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। ठीक है, चलो मेजर इवेंट की बात करें तो साइकिल स्टार्ट होती है किससे? मेंस्ट्रुअल फेज से, जिसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और ये 3 to 5 डेज होता है ना। मेंस्ट्रुअल फ्लो में बेसिकली ब्लड और एपिथेलियल सेल होते हैं, ब्लड प्लस एपिथेलियल सेल ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल, जिसकी वजह से क्या होगा? लिक्विड कम होता है, लिक्विड बाहर आता है किससे? वेजाइना से। ठीक, menstruation only occur if released ovum is not fertilized। मतलब जो ओव्यूलेशन हुआ है जिसके थ्रू ओवम रिलीज हुआ है, अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तभी मेंस्ट्रुएशन होता है या मेंस्ट्रुअल नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, है ना। और अगर वो फर्टिलाइज हो गया है तब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या एक इंडिकेटर हो सकता है किसका? प्रेगनेंसी का। ठीक है, अगर वो ओवम फर्टिलाइज हुआ है तो फिर प्रेगनेंसी का एक इंडिकेशन मिल सकता है। ठीक है, हालांकि ये कोई फिक्स बात नहीं होती है, ये कुछ और डिजीज या स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से भी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। ठीक है, चलो मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड होती है किससे? फॉलिकुलर फेज से। और इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल जो है वो पहले सेकेंडरी फॉलिकल और फाइनली किसमें बन जाता है? टर्शरी फॉलिकल, और वो मैच्योर होकर बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, और इसी टाइम क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है। एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन कौन कराता है? ईस्ट्रोजन कराता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये सारे चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? ओवरी और यूट्रस में ये सारे चेंजेस होते हैं जब पिट्यूटरी या ओवरी या हाइपोथैलेमिक हार्मोन में चेंजेस होते हैं, है ना। तो सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, एलएच और एफएसएच ये इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, और ये स्टिमुलेट करता है किसको? फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। और इन्हीं की वजह से सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन भी होता है। ठीक है, बोथ एलएच और एफएसएच अटेन करते हैं पीक लेवल्स को एट द मिडिल ऑफ साइकिल, जो एक आइडियल साइकिल के हिसाब से क्या होगा? 14th डे। ठीक, रैपिड सेक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्ज। और इसी एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और उसी की वजह से फाइनली क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगी? ओव्यूलेटरी फेज आ जाएगी फॉलिकुलर फेज के बाद। और इस ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या आती है? ल्यूटियल फेज। अभी हमने डायग्राम में देखा। ठीक है, ल्यूटियल फेज के में ही क्या होता है? जो रिमेनिंग पार्ट होता है किसका? ग्राफियन फॉलिकल का, उसमें मेनली क्या होता है? ल्यूटियल सेल होते हैं, और ल्यूटियल सेल का मास या ल्यूटियल सेल की बॉडी होती है, और बॉडी को ही क्या बोलते हैं हम? कॉर्पस। तो उस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पर है? ओवरी के अंदर। और ये कॉर्पस ल्यूटियम भी एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड काम करती है। ये सेक्रेट करती है लार्ज अमाउंट में कुछ हार्मोन को, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन। फिर एस्ट्रोजन का भी करती है सेक्रेशन, इनहिबिन और रिलैक्सिन का भी सेक्रेशन करती है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, तो लार्ज अमाउंट में किसका सेक्रेशन हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन का, और प्रोजेस्टेरॉन
एसेंशियल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। देखो, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन ईस्ट्रोजन ने कराया था और इसका मेंटेनेंस कौन करा रहा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। और हेल्दी एंडोमेट्रियम जो है वो नेसेसरी है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक। जो फर्टिलाइज एग है वही फाइनली मोरुला और फिर ब्लास्टुला और फाइनली ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ब्लास्टोसिस्ट का जब एम्बेडेड हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है। और उसी के बाद फर्दर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी होंगे। ठीक। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा? जितने भी इवेंट्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो क्या हो जाते हैं? स्टॉप, मतलब कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली डिजनरेट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्विकेंस में, और उसकी वजह से क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है किसका? एंडोमेट्रियम का, और फाइनली मेंस्ट्रुएशन होता है। और उसके बाद क्या होगा? एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? फीमेल में अराउंड 50 ईयर एज ऑफ एज पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। ठीक है। साइक्लिक menstruation इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज जो एक्सटेंड करती है बिटवीन मीनार्क एंड मीनोपॉज। ठीक है। चलो, अगले पैराग्राफ में बात हो रही है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। ठीक। ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कॉइटस सीमन रिलीज हो जाता है कहाँ से? एक्सटर्नल जेनेटेलिया से। किसमें? फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बात की थी। फिर जो मोटाइल स्पर्म है वो क्या करेंगे? स्विम करेंगे रैपिडली और सर्विक्स को पास कर जाएंगे। ठीक है। यूट्रस का जो सर्विक्स पार्ट है उसको पास कर जाएंगे और फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? एम्प्यूला रीजन। एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और यही एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओवम रिलीज होगा जो ओवरी से, वो भी कहाँ पहुंच जाएगा? एम्प्यूला रीजन में। और यही एम्प्यूला रीजन जो है, यहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन जब भी हो सकता है जब ओवम और स्पर्म जो है वो कैसे पहुंचे हो? साइमल्टेनियसली पहुंचे हो। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। चलो, अगर स्पर्म और ओवम एक साथ नहीं पहुंचेंगे एम्पुलर रीजन में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और यही उसने लिखा हुआ है कि यही वो रीजन है कि हर बार क्वाइटस या कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी में लीड नहीं करता है ना? चलो, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन में पता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? स्पर्म कांटेक्ट में आता है किसके? जोना पेलुसिडा लेयर के। और जोना पेलुसिडा कहाँ पर है? ओवम के चारों तरफ है। और इसकी वजह से क्या होगा? कुछ चेंजेस होते हैं जोना पेलुसिडा में। और जोना पेलुसिडा क्या करेगी? सिर्फ एक स्पर्म सेल को एंट्री प्रोवाइड करेगी, बाकी जो एडिशनल स्पर्म है उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देगी। ठीक। और ऐसा करके वो क्या करते हैं? इंश्योर कर देती है कि भाई सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर सके सिर्फ एक ओवम को, वरना पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। ठीक है। पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि एक सिंगल एग को बहुत सारे स्पर्म फ्यूज हो जाए। ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या हो? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है। सेक्रीशन ऑफ एक्रोसोम जो है वो हेल्प करते हैं स्पर्म को किसमें? एंट्री ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ठीक है। थ्रू द ज़नवा पेलोसिडा। और ये जो स्पर्म है ये कंप्लीट स्पर्म एंटर करता है किसमें? साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। ठीक है। चलो, जब स्पर्म एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ एग में, उसकी वजह से उसके बाद ही क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, है ना? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी साइट में क्या होता है? सेकेंडरी साइट भी सेकेंड मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज 2 पर अरेस्ट होता है। अरेस्ट एट मेटाफेज 2। फिर जब स्पर्म की एंट्री होती है तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और ये भी कैसा होता है? अनइक्वल होता है। और इसकी वजह से क्या होता है? एक टाइनी सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और साथ में फॉर्मेशन होता है एक हैप्लॉइड ओवम या ooted का। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का और हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ओवम का, फ्यूज कर जाएंगे
और फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दिया है, उसने पूछा हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट, तो आंसर होगा 46 क्रोमोसोम, या डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बात कर रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि सेक्स ऑफ बेबी किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है मेल पे, क्योंकि फीमेल में क्या सिर्फ 2 एक्स होते हैं और मेल में क्या होता है, एक एक्स और एक वाई होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, फीमेल गैमीट बनेगा ओवा, है ना, उस पर क्या होगा, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होगा। लेकिन जो मेल का गैमीट है उसमें या तो एक्स होगा या फिर क्या होगा, वाई होगा। तो 50% पे क्या होता है, एक्स होता है, और 50% पे क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, तो या तो एक्स एक्स बनेगा या फिर क्या बनेगा, फीटस का या जाइगोट का क्रोमोसोम एक्स वाई। और ये डिपेंड कर रहा है किस पे, कि भाई जो एक्स है, फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है, वो स्पर्म से फ्यूज हो रहा है, तो उस स्पर्म में क्या है, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। ठीक है, अगर स्पर्म के पास भी एक्स क्रोमोसोम है, तो फीटस का या जाइगोट का क्या जाइगोट भी कैसे बनेगा, एक्स एक्स वाला बनेगा। और अगर स्पर्म पे क्या है, वाई क्रोमोसोम है, तो फीटस या जाइगोट कैसे बनेगा, एक्स वाई वाला। ठीक है, तो एक्स एक्स क्या बनाता है, फीमेल चाइल्ड, और एक्स वाई क्या बनाता है, मेल चाइल्ड। ठीक है, एक्स एक्स जो है वो डेवलप होगा किसमें, फीमेल बेबी में, और एक्स वाई से बनेगा मेल बेबी। ठीक, इसी वजह से कहा जाता है कि भाई जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर, नॉट बाय मदर। ठीक, चलो जाइगोट में फिर क्या होगा, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन हो गया, और एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किसका, क्लीवेज। ठीक, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया जाइगोट में, और वो स्टार्ट कर देगा मूवमेंट किधर, यूट्रस की तरफ, थ्रू द स्टमस ऑफ ओविडक्ट की हेल्प से कहाँ आ जाएगा, यूट्रस की तरफ आ जाएगा। ठीक, और फिर फर्दर उसमें डिवीजन होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल और 16 सेल स्टेज आती है, डॉटर सेल बनती है उसमें, है ना, और इन्हीं डॉटर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ठीक, फिर जब एम्ब्रियो 8 to 16 सेल स्टेज में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं, मोरुला। ठीक, मोरुला कैसा होता है, सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर मोरुला में कंटिन्यूस डिवीजन चल रहा है, और फाइनली वो क्या बना देगा, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, और ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा मूव करके कहाँ पर, यूट्रस में। और जो ब्लास्टोमियर्स हैं ब्लास्टोसिस्ट में, वो अरेंज होते हैं 2 लेयर में, आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। और इसी इनर सेल मास में क्या होते हैं, स्टेम सेल होते हैं। ठीक है, फिर ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो क्या होगी, वो अटैच हो जाएगी किससे, एंडोमेट्रियम से। और इनर सेल मास जो है वो डिफरेंशिएट होके बनाएगा क्या, एम्ब्रियो। ठीक, और ये जो अटैचमेंट है किसका, ट्रोफोब्लास्ट का, यूट्राइन वॉल से, वो फिर उसमें क्या होगा, रैपिडली डिवीजन होगा, और कवर कर लेगा किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। इसकी वजह से क्या होगा, फाइनली ब्लास्टोसिस्ट जो है बिकम एम्बेडेड इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन लीड करेगा किसको, प्रेगनेंसी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में बात हो रही है प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन appear on trophoblast called chorionic villi, which is surrounded by uterine tissue, maternal blood। ठीक, कोरियोनिक विलाई जो है वो यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंडेड होगी। ठीक, फिर कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू आपस में क्या करेंगे, इंटर डिजिटेटेड, मतलब आपस में मिक्स होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं प्लासेंटा। और प्लासेंटा कैसा होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस एंड मैटरनल बॉडी। ठीक, तो मैटरनल बॉडी और फीटस के बीच में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लासेंटा, जो बना है किससे, कोरियोनिक विलाई से और यूटरनाइन टिश्यू से।
ठीक है, यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई मिलके क्या बना रहे हैं, प्लासेंटा। और ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी। ठीक है, चलो। प्लासेंटा काम क्या करता है, प्लासेंटा जो है वो सप्लाई कराता है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, है ना, किसको, एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो में जो वेस्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट, इनको रिमूवल कराता है। ठीक है, प्लासेंटा कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द प्लासेंटा और फ्रॉम द प्लासेंटा, सॉरी, टू द एम्ब्रियो और फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक। और ये प्लासेंटा भी काम कर सकता है कैसे, एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यू, जो प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन्स को, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एससीजी। और ये एससीजी मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर मेंटेन होगा तो वो प्रोजेस्टेरॉन को प्रोवाइड मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी सस्टेन करने में हेल्प करता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, एससीजी, उसके बाद क्या, एक और हार्मोन ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ये सेक्रीट करता है किसको, रिलैक्सिन को। ठीक है, तो ये नीट में एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं फीमेल बॉडी में। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो तो नॉर्मली भी सेक्रेट होते हैं, लेकिन एससीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही सेक्रेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एससीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। ठीक, चलो। एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन जो है उसका काम होता है मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट और सेक्रेशन ऑफ मिल्क में सपोर्ट करना। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है अदर हॉर्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, इन सब का भी लेवल बढ़ जाता है ना। जैसे थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन है, इसका काम होता है भाई कि फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, है ना, इन सभी में हेल्प करता है। तो एक प्रेग्नेंट फीमेल में इन सब का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। ठीक, इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन मैटरनल ब्लड। ठीक है, और ये जो हार्मोन है इनका इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या हो सके, फीटल की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उसमें मेटाबॉलिक जो चेंज हो रहे हैं मदर में, और वो हेल्प करेंगे मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, चलो। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास या एम्ब्रियो जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। आउटर लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, और इनर लेयर उसको बोलते हैं एंडोडर्म। और एक और लेयर जिसको हम कह रहे हैं मेसोडर्म, वो भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अपीयर होगी। तो बेसिकली थ्री टाइप की लेयर आ गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इन्हीं थ्री जर्म लेयर से ही पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही थ्री लेयर क्या करेंगी, जितने भी ऑर्गन हमारे अंदर है उनको, उनका फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो ये थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन कहलाता है गैस्ट्रोलेशन। ठीक है, चलो। अगली लाइन में लिखा है कि जो इनर सेल मास है उसी पे क्या होता है, स्टेम सेल्स होते हैं। और स्टेम सेल जो होते हैं उनमें उनका पोटेंशियल होता है कि वो हर टाइप के टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो स्टेम सेल जो है बेसिकली क्या है, टोटीपोटेंट सेल है। ठीक है, चलो। फिर इसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो 9 मंथ की जेस्टेशन पीरियड होता है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम होता है, तो उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस होते हैं उसकी वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है, अप्रॉक्स 9 मंथ की। ठीक है, चलो। तो ह्यूमन में तो प्रेगनेंसी लास्ट वो ह्यूमन में जो प्रेगनेंसी है
या ह्यूमन का जो जेस्टेशन पीरियड है वो तो 9 मंथ का होता है। नेक्स्ट लाइन में उसने क्वेश्चन पूछा है कि भाई हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स और कैट्स, है ना। तो डॉग में, एलिफेंट में और कैट में कितने मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसने क्वेश्चन पूछा है। तो जो डॉग और कैट है, डॉग एंड कैट, है ना, इनमें प्रेगनेंसी जो है उसका ड्यूरेशन होता है 58 से 65 डेज। ठीक, ये इनका जेस्टेशन पीरियड हो गया। ठीक है, एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट में जेस्टेशन पीरियड होता है अराउंड 645 डेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखा है इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हार्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट जो है फॉर्म हो जाता है, और ये फर्स्ट साइन है किसका, ग्रोइंग फीटस का। और इसको हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से क्या बहुत केयरफुली इसको सुन सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो सस्टेन कर रही है और प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड मंथ की एंड तक क्या होता है, फीटस में लिम्स का डेवलपमेंट हो जाता है, डिजिट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 12 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि लिम्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर, ये ऑब्जर्व होता है का 5th मंथ में। ठीक है, मतलब 5th मंथ में क्या होगा, 5th मंथ में फीटस जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। 5th मंथ में क्या होगा, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हेयर आ जाएंगे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 24 वीक या सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी जो है कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर से, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ 9 मंथ और ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी फीटस जो है फुली डेवलप्ड हो जाता है और रेडी टू डिलीवर हो जाता है। ठीक है, चलो तो फीटस जो है वो रेडी टू डिलीवर है, तो फीटस की डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन के बाद क्या होगा, लैक्टेशन, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक, तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन के केस में कितना है, 9 मंथ है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ठीक, फिर क्या होगा, ये पीरियड कंप्लीट होने के बाद विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ फीटस, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन। ठीक, तो पार्चुरेशन जो है वो इंड्यूस होता है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से, है ना, और इसका सिग्नल स्टार्ट होता है फुली डेवलप फीटस से और प्लासेंटा से, और इसकी वजह से क्या होता है, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और इस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटस के एक्सपल्शन का जो सिग्नल है वो स्टार्ट होता है किससे, फुली डेवलप फीटस से, फुली डेवलप फीटस से और प्लासेंटा से, और इसकी वजह से क्या होंगे, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उसी को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं नीट में। ठीक है, अब इस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन होगा, कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, यूट्राइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और जितनी बार ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दर स्टिमुलेट करेगा कि वो और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करे, सेक्रेट करे। तो फिर से वो जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है वो क्या कराएगा, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्राइन मसल का, और फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल वो फिर से ट्रिगर करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो ऑक्सीटोसिन को और रिलीज करे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा,
रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन कंटिन्यू करती रहेगी और धीमे से धीमे क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर होती आएगी और फाइनली जो है एक्सपल्शन ऑफ बेबी होगा यूट्रस से थ्रू बर्थ कैनाल और इसी को हम बोलते हैं क्या, पार्चुरेशन। ठीक है, चलो सून आफ्टर इन्फेंट इज डिलीवर्ड या पार्चुरेशन के जस्ट बाद क्या होगा, जो प्लासेंटा का बचा हुआ पार्ट है वो भी प्लासेंटा और साथ में एंडोमेट्रियम और यूट्रस का जो बचे हुए पार्ट है वो भी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन का ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देगा ताकि क्या हो, यूट्रस के स्मूथ मसल या मायोमेट्रियम का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई पार्चुरेशन की। फिर लास्ट पैराग्राफ है उसमें बात हो रही है लैक्टेशन की। ठीक, मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल, उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। ठीक है, और ये लैक्टेशन हेल्प करता है मदर को किसमें, फीडिंग न्यूबॉर्न, है ना, जो न्यूबॉर्न बेबी उसको फीड करने में। ठीक है, तो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम। और इस क्लोस्ट्रम में क्या होता है, सेवरल एंटीबॉडीज होती हैं, है ना, जो इसेंशियल है न्यूबॉर्न बेबीज को डिफरेंट डिजीज या पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में। ठीक है, और ये जो क्लोस्ट्रम है इसमें क्या है, ये इम्यूनोग्लोबिन ए रिच होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ जो है वो बहुत नेसेसरी होती है, इसीलिए डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं ताकि आप हेल्दी बेबी का ग्रो कर सकें। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।